हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज से हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 पॉलिटी शुरू करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 9 हिस्ट्री और एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है और मैंने उन दोनों का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी के लेक्चर्स देखना चाहते हैं वहां से आप देख सकते हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 पॉलिटी के चैप्टर 1 के पार्ट 1 के साथ शुरू करेंगे। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 1। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। आज हम लोग चैप्टर 1 के पार्ट 1 को कवर करेंगे। इसमें हम लोग इन टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है। अ सिंपल डेफिनेशन, एक सरल परिभाषा। वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज इज द गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पीपल। एक सिंपल फैक्टर जो सभी डेमोक्रेसीज में कॉमन है वो ये है कि लोगों के पास अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। We could thus start with a simple definition. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. इसका एक सिंपल डेफिनेशन है, एक ऐसा गवर्नमेंट जिसमें लोग खुद अपने रूलर्स को चुनते हैं, लोगों के पास अपने लीडर्स को चुनने का अधिकार होता है, उसे डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र कहा जाता है। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। दिस इज ए यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। दिस डेफिनेशन allows us to separate democracy from forms of government that are clearly not democratic. ये डेफिनेशन एक यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट है। इस डेफिनेशन से हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सेपरेट कर सकते हैं, उनके बीच के अंतर को बता सकते हैं। ये एक उपयोगी शुरुआत है। ये परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। The army rulers of Myanmar were not elected by the people. Those who happened to be in control of the army became the rulers of the country. People had no say in this decision. For example, म्यांमार में लोगों ने अपने आर्मी रूलर्स को नहीं चुना है, जिनका आर्मी पर कंट्रोल था वे म्यांमार के शासक बन गए। इसमें लोगों की कोई भागीदारी नहीं थी। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। डिक्टेटर्स लाइक पिनोशे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। साउथ अमेरिका के चिले में पिनोशे जैसे डिक्टेटर्स को भी लोग नहीं चुनते हैं। पिनोशे जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। दिस ऑल्सो अप्लाइज
to monarchies. The kings of Saudi Arabia rule not because the people have chosen them to do so, but because they happen to be born into the royal family. यही सेम कॉन्सेप्ट मोनार्की यानी राजशाहियों पे भी अप्लाई होता है। सऊदी अरेबिया के किंग्स इसलिए शासक नहीं बनते हैं कि उन्हें लोगों ने चुना है, बल्कि वे इसलिए शासक बनते हैं क्योंकि उनका जन्म रॉयल फैमिली में हुआ है और इसलिए उनका हक है। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने ये हक पाया है। This simple definition is not adequate. It reminds us that democracy is people's rule. लेकिन डेमोक्रेसी का ये सिंपल डेफिनेशन काफी नहीं है। इससे हमें इतना समझ में आता है कि डेमोक्रेसी मतलब पीपल्स रूल है, लोगों का शासन है। लेकिन ये सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें ये समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। But if we use this definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy. That would be very misleading. अगर हम इस सिंपल डेफिनेशन को फॉलो करते हैं और इसका यूज करते हैं, तो हम उन सभी गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी कहेंगे जो इलेक्शन करवाते हैं, और ये काफी मिसलीडिंग होगा। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया, तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। As we shall find out in chapter 3, every government in contemporary world wants to be called a democracy, even if it is not so. हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे कि कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड में यानी समकालीन दुनिया में हर गवर्नमेंट, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या नॉन डेमोक्रेटिक हो, खुद को डेमोक्रेटिक कहना पसंद करती है। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वो लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहना चाहती है। That is why we need to carefully distinguish between a government that is a democracy and one that pretends to be one. इसलिए हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच के अंतर को जानना होगा, उनके बीच के फर्क को समझना होगा। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of a democratic government. ये डिफरेंस हम तभी जान पाएंगे जब हम इस सिंपल डेफिनेशन के एक एक शब्द को समझें और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स को जानें। ये काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की विशेषताएं। We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. This raises many questions. हमने एक सिंपल डेफिनेशन के साथ शुरुआत की कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें लोग अपने रूलर्स का चुनाव करते हैं, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन यह डेफिनेशन बहुत सारे सवाल खड़े करता है। एक एक करके इनको देखते हैं। हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है,
इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन? Which officials must be elected for any government to be called a democracy? Which decisions may be taken by non-elected officials in a democracy? इस डेफिनेशन के अनुसार रूलर्स कौन है? किसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक कहने के लिए किन ऑफिशियल्स का चुना हुआ होना आवश्यक है? डेमोक्रेसी में नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स कौन से डिसीजन ले सकते हैं? इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? What kind of election constitutes a democratic election? What conditions must be fulfilled for an election to be considered democratic? किस तरह का इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाता है? किसी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहने के लिए कौन-कौन से कंडीशंस का फुलफिल होना आवश्यक है? किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है? Who are the people who can elect the rulers or get elected as rulers? Should this include every citizen on an equal basis? Can a democracy deny some citizens this right? वो लोग कौन हैं जो रूलर्स को चुन सकते हैं या खुद रूलर्स चुने जा सकते हैं? क्या इसमें हर एक सिटीजन को बराबरी से भाग लेना जरूरी है? क्या कोई डेमोक्रेसी अपने कुछ सिटीजन्स को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? Finally, what kind of a form of government is democracy? Can elected rulers do whatever they want in a democracy? किस तरह के गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी कहते हैं? क्या डेमोक्रेसी में चुने हुए रूलर्स अपने मन मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं? सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? और must a democratic government function within some limits? Is it necessary for a democracy to respect some rights of the citizens? या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंध कर काम करना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? Let us consider each of these questions with the help of some examples. इन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके समझते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करें। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। इन पाकिस्तान, जनरल परवेज मुशर्रफ led a military coup in October 1999. पाकिस्तान में अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री coup यानी सैनिक तख्तापलट किया। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. उन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका और खुद को पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को
देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। Later, he changed his designation to president and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. बाद में उन्होंने अपना डेजिग्नेशन चेंज करके प्रेसिडेंट कर दिया और 2002 में एक रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल और बढ़ा लिया। देखिए, रेफरेंडम होता है कि जब एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल क्वेश्चन पे सारे लोग वोट करें और वोट के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आएगा उसे माना जाएगा। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, human rights organizations, and democracy activists said that the referendum was based on malpractices and fraud. पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट्स ने आरोप लगाया कि रेफरेंडम में फ्रॉड हुआ है और इसमें बहुत गड़बड़ किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। In August 2002, he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। इस ऑर्डर के अनुसार प्रेसिडेंट नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को भंग कर सकता है। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। The work of the civilian cabinet is supervised by a national security council which is dominated by military officers. कैबिनेट यानी मंत्री परिषद जिसमें सिविलियंस थे उसको सुपरवाइज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करती है जिसमें ज्यादातर मिलिट्री ऑफिसर्स हैं। मंत्री परिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इलेक्शंस वेर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। इस लॉ के पास हो जाने के बाद नेशनल असेंबलीज और प्रोविंशियल असेंबलीज में चुनाव कराए गए। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। सो पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर, बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। इस तरह पाकिस्तान में चुनाव भी हुए और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास कुछ पावर्स भी थे, बट फाइनल पावर मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ के पास थी। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। क्लियरली देयर आर मेनी रीजंस व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। देखिए, जनरल मुशर्रफ के अंडर पाकिस्तान को डेमोक्रेसी ना कहने के बहुत सारे रीजंस हैं। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ना कहने के अनेक ठोस कारण हैं। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज। कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? नॉट क्वाइट। क्या हम ऐसा कह सकते हैं
कि पाकिस्तान में लोगों ने अपने रूलर्स को चुना है, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन यहां सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? हम ऐसा नहीं कह सकते। People may have elected their representatives to the national and provincial assemblies, but those elected representatives were not really the rulers. They cannot take the final decision. देखिए, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस में लोगों ने चाहे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है, लेकिन वे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वास्तविक शासक नहीं थे, क्योंकि ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते थे। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन rested with army officials and with General Musharraf, and none of them were elected by the people. फाइनल डिसीजन लेने का पावर आर्मी ऑफिशियल्स और जनरल मुशर्रफ के पास था, जिन्हें लोगों ने नहीं चुना था। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। दिस हैपेंस इन मेनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्कीज। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट and government, but the real power is with those who are not elected. ऐसा डिक्टेटरशिप और मोनार्कीज में भी होता है। वहां फॉर्मली एक इलेक्टेड पार्लियामेंट और गवर्नमेंट होती है, बट रियल पावर उनके हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहां औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। इन अ फ्यू कंट्रीज द रियल पावर वॉज विथ सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विथ लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। कुछ देशों में रियल पावर एक्सटर्नल पावर्स यानी विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, ना कि चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में। इसे पीपल्स रूल यानी जनता का शासन नहीं कहा जा सकता। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर। In a democracy, the final decision making power must rest with those elected by the people. हमें डेमोक्रेसी का पहला फीचर मिलता है, और वो है डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर यानी अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होनी चाहिए। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। इन चाइना, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament, called Quangguo, Renmin, Daibiao, Dahui, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चाइना में हर 5 साल में देश के पार्लियामेंट के लिए इलेक्शंस होते हैं। चाइना के पार्लियामेंट को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं। चीन की संसद को क्वांगुओ, रेनमिन, दाइवियाओ, दाहुई राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर
टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। नेशनल पीपल्स कांग्रेस को देश का प्रेसिडेंट अपॉइंट करने का अधिकार है। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। It has nearly 3,000 members elected from all over China. Some members are elected by the army. नेशनल पीपल्स कांग्रेस में लगभग 3,000 मेंबर्स हैं जो ऑल ओवर चाइना से चुने जाते हैं। कुछ मेंबर्स को आर्मी भी चुनती है। इसमें पूरे चीन से करीब 3,000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। Before contesting elections, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. चुनाव लड़ने से पहले सभी कैंडिडेट्स को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल चाहिए होता है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। Only those who are the members of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections held in 2002-2003। 2002-3 में हुए चुनावों में सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और इस पार्टी के 8 छोटे एलाइड पार्टीज के मेंबर्स को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। 2002-3 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उसके संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। गवर्नमेंट हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। Since its independence in 1930, Mexico holds elections after every 6 years to elect its president. 1930 में आजादी मिलने के बाद मेक्सिको में प्रेसिडेंट को चुनने के लिए हर 6 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। 1930 में आजाद होने के बाद से मेक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। देश में कभी भी मिलिट्री या डिक्टेटर रूल नहीं आया। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन was won by a party called PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। लेकिन 2000 तक हर इलेक्शन सिर्फ एक ही पार्टी जीतती आई थी जिसका नाम है PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। Opposition parties did contest elections but never managed to win. Opposition पार्टी हमेशा चुनाव लड़ते थे लेकिन कभी जीत नहीं पाते थे। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। The PRI was known to use many dirty tricks to win elections. PRI पार्टी बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स यूज करती थी चुनाव जीतने के लिए। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। All those who were employed in government offices had to attend its party meetings. गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करने वाले सभी लोगों को इस पार्टी के मीटिंग्स में जाना जरूरी था। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से इस पार्टी को वोट देने के लिए कहते थे। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ opposition political parties except
टू क्रिटिसाइज देम। मीडिया भी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को क्रिटिसाइज करती थी और उनके बाकी एक्टिविटीज को इग्नोर कर देती थी। मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज ही करती थी। Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for people to cast their votes. कभी कभी लास्ट मिनट्स पे पोलिंग बूथ्स को एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता था, जिसके कारण बहुत सारे लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। द पीआरआई spent a large sum of money in the campaign for its candidates. पीआरआई पार्टी अपने कैंडिडेट्स के कैंपेन्स में बहुत पैसे खर्च करती थी। पीआरआई अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफी पैसे खर्च करती थी। Should we consider the elections described above as examples of people electing their rulers? Reading these examples, we get a sense that we cannot. There are many problems here. हमने जो चाइना और मेक्सिको का एग्जाम्पल देखा, उसे देख के क्या हम कह सकते हैं कि लोग अपने रूलर्स को चुन रहे हैं? हम ऐसा नहीं कह सकते। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। यहां काफी सारी समस्याएं हैं। इन चाइना, द इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। चाइना के इलेक्शंस में लोगों के सामने कोई सीरियस चॉइस नहीं होते जिसमें लोग चुन सके। चीन ने चुनावों में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता। They have to choose the ruling party and the candidates approved by it. Can we call this a choice? चाइना में लोगों को रूलिंग पार्टी और रूलिंग पार्टी के द्वारा अप्रूव किए गए कैंडिडेट्स को ही चुनना होता है। क्या हम इसे चॉइस कह सकते हैं? लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? In the Mexican example, people seemed to really have a choice, but in practice, they had no choice. मेक्सिकन एग्जाम्पल में देखने से ऐसा लग रहा है कि लोगों के पास चॉइस था, बट रियल में लोगों के पास चॉइस नहीं था। मेक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहां की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प न था। There was no way the ruling party could be defeated, even if people were against it. These are not fair elections. लोगों के चाहने पर भी वहां की रूलिंग पार्टी को डिफीट नहीं किया जा सकता था। ये फेयर इलेक्शंस नहीं है। किसी भी तरह वहां शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहां हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। We can thus add a second feature to our understanding of democracy. इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। Holding elections of any kind is not sufficient. The elections must offer a real choice between political alternatives. सिर्फ डेमोक्रेसी के लिए चुनाव करवाना काफी नहीं है। चुनाव में लोगों के पास ऑप्शंस होने चाहिए जिसमें लोग चुनाव कर सके। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स इफ दे विश सो। लोगों के पास
ये भी ऑप्शन होना चाहिए कि अगर वो चाहे तो एग्जिस्टिंग रूलिंग पार्टी को हटा सके। लोगों के पास ये विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दे। So, a democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. डेमोक्रेसी में फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए ताकि एग्जिस्टिंग रूलर्स के पास जीत और हार के समान अवसर हो। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। अर्लियर वी रीड अबाउट हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी was linked to the demand for universal adult franchise। हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि डेमोक्रेसी के लिए होने वाले स्ट्रगल में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सार्वभौम वयस्क मताधिकार का डिमांड भी जुड़ा हुआ था। पहले हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। This principle has now come to be accepted almost all over the world, yet there are many instances of denial of equal right to vote। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लगभग पूरी दुनिया में एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहां लोगों के इक्वल राइट टू वोट को डिनाई कर दिया गया है। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं हैं। Until 2015, in Saudi Arabia, women did not have the right to vote। 2015 तक सऊदी अरेबिया में महिलाओं के पास राइट टू वोट नहीं था। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote। एस्टोनिया ने अपने सिटीजनशिप रूल्स को कुछ इस प्रकार बनाया है जिससे रशियन माइनॉरिटीज को राइट टू वोट हासिल करने में परेशानी होती है। एस्टोनिया ने अपने यहां नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। फिजी का इलेक्टोरल सिस्टम कुछ ऐसा है जिसमें फिजी के मूल निवासियों के वोट का वैल्यू ज्यादा है भारतीय मूल के फिजी नागरिक की तुलना में। मतलब भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट का वैल्यू कम है। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल निवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वलिटी यानी राजनीतिक समानता के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। मतलब अगर नागरिक एडल्ट है तो उन्हें इक्वल वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, चाहे वो वुमेन हो माइनॉरिटी हो। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के साथ। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी each adult citizen must have one vote and each vote must have one value। डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर है कि एक डेमोक्रेसी में हर एडल्ट सिटीजन को एक वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए और हर वोट का
सेम वैल्यू होना चाहिए। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। इस पॉइंट को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। वी शैल रीड मोर अबाउट इट इन चैप्टर 3। अध्याय 3 में हम इस बारे में ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। कानून का राज और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। जिम्बाब्वे को 1980 में व्हाइट माइनॉरिटी रूल से आजादी मिली। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। Since then, the country has been ruled by ZANU-PF, the party that led the freedom struggle. तब से जिम्बाब्वे में जानू पीएफ नाम की पार्टी का शासन है। इसी पार्टी ने फ्रीडम स्ट्रगल की अगुवाई की थी। उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। आजादी मिलने के बाद इस पार्टी के नेता रॉबर्ट मुगाबे ही शासन कर रहे थे। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आजादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। इलेक्शंस वेयर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वोन बाय जानू पीएफ। इलेक्शंस रेगुलर बेसिस पे होते थे और हमेशा जानू पीएफ पार्टी ही जीतती थी। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था। प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। प्रेसिडेंट मुगाबे पॉपुलर थे, बट इलेक्शन जीतने के लिए वे अनफेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल भी करते थे। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। Over the years, his government changed the constitution several times to increase the powers of the president and make him less accountable. प्रेसिडेंट मुगाबे की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बदलाव करके प्रेसिडेंट की पावर्स को बढ़ाया और उसे लेस अकाउंटेबल बनाया। आजादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसकी जवाबदेही को कम किया था। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स वेयर harassed एंड देयर मीटिंग डिस्टरप्टेड। ऑपोजिशन पार्टी के वर्कर्स को हैरेस किया जाता था और उनकी मीटिंग्स को रोक दिया जाता था। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। पब्लिक प्रोटेस्ट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वेयर डिक्लेयर्ड इलीगल। गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन या पब्लिक प्रोटेस्ट को इलीगल घोषित कर दिया गया। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। एक ऐसा भी लॉ था जिसमें प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करने के राइट को सीमित किया गया था, मतलब प्रेसिडेंट की आलोचना नहीं की जा सकती थी। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविजन एंड रेडियो वेयर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। टेलीविजन और रेडियो पर गवर्नमेंट का कंट्रोल था और टीवी और रेडियो पर रूलिंग पार्टी जो चाहता था वही आता था। टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। There were independent newspapers, but the government harassed those journalists who went against it. इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स थे, बट जो गवर्नमेंट के खिलाफ लिखते थे उन्हें गवर्नमेंट द्वारा हैरेस किया जाता था। अखबार स्वतंत्र थे,
पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। द गवर्नमेंट ignored some court judgments that went against it and pressurized judges. He was forced out of office in 2017. कुछ ऐसे कोर्ट जजमेंट्स थे जो गवर्नमेंट के खिलाफ थे। गवर्नमेंट उन कोर्ट ऑर्डर्स को भी इग्नोर करती थी और जज को अपने फेवर में जजमेंट देने के लिए प्रेशराइज भी करती थी। 2017 में मुगाबे को प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया गया। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे और उसने जजों पर दबाव भी डाला। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। The example of Zimbabwe shows that popular approval of the rulers is necessary in a democracy, but it is not sufficient. जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि डेमोक्रेसी में रूलर्स के लिए पॉपुलर अप्रूवल पाना जरूरी है, बट इतना ही सफिशिएंट नहीं है। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक, पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। पॉपुलर गवर्नमेंट भी अनडेमोक्रेटिक हो सकते हैं, पॉपुलर लीडर्स भी ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं, जैसे हमने जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल देखा। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। इफ वी विश टू असेस अ डेमोक्रेसी, इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस। अगर हमें डेमोक्रेसी को असेस करना है तो इलेक्शंस पर नजर डालना जरूरी है। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नजर डालना जरूरी है। बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस। ये भी जरूरी है कि इलेक्शंस में पहले क्या हो रहा है और बाद में क्या हो रहा है, इस पर नजर रखा जाए। दोनों सिचुएशन को समझना जरूरी है। पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नजर डाली जाए। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल ऑपोजिशन, इन द पीरियड बिफोर इलेक्शंस। इलेक्शंस के पहले पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए इनफ टाइम होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट अच्छे से काम कर सके। इवन इलेक्शन से पहले ऑपोजिशन पार्टी को भी मौका दिया जाना चाहिए कि वे गवर्नमेंट के कमियों को सबके सामने रख सके, गवर्नमेंट से सवाल पूछ सके। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। इसके लिए जरूरी है कि स्टेट सभी नागरिकों को कुछ बेसिक राइट्स प्रदान करे और उन राइट्स का सम्मान करे। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे। They should be free to think, to have opinions, to express these in public, to form associations, to protest and take other political actions. लोगों के पास सोचने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपना ओपिनियन देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, पब्लिक में यानी सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, एसोसिएशंस यानी संगठन बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, प्रोटेस्ट करने और दूसरे पॉलिटिकल एक्शंस लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आईज ऑफ लॉज। कानून की नजर में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। These rights must be protected by an independent judiciary whose orders are obeyed by everyone. We shall read more about these rights in chapter 5. इंडिपेंडेंट जुडिशियरी को
इन अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। जुडिशियरी के ऑर्डर्स को सभी मानते हैं। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हों। इन अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से अध्याय 5 में पढ़ेंगे। Similarly, there are some conditions that apply to the way a government is run after the elections. इलेक्शंस होने के बाद गवर्नमेंट चलाने के भी कुछ कंडीशंस होते हैं। इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती है। A democratic government cannot do whatever it likes simply because it has won an election. It has to respect some basic rules. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मनमाने ढंग से कुछ नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज उसने चुनाव जीता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। इन पर्टिकुलर इट हैज टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को माइनॉरिटीज को दिए गए राइट्स और गारंटीज का सम्मान करना होता है। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। एवरी मेजर डिसीजन हैज टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशंस। हर मेजर डिसीजन एक लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। एवरी ऑफिस बियरर हैज सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। हर एक पदाधिकारी को कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ द्वारा कुछ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए गए हैं। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं। Each of these is accountable not only to the people but also to other independent officials. We shall read more about this in chapter 4. ये पदाधिकारी सिर्फ जनता के प्रति ही अकाउंटेबल नहीं होते, बल्कि इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स के प्रति भी इनकी जवाबदेही होती है। ये सभी ना सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में हम ज्यादा विस्तार से अध्याय 4 में पढ़ेंगे। बोथ these aspects give us the fourth and final feature of democracy. A democratic government rules within limits set by constitutional law and citizens' rights. इस डिस्कशन से हमें डेमोक्रेसी के फोर्थ फीचर के बारे में पता चलता है, और वो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीजन्स के राइट्स के दायरे में ही एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शासन करती है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है समरी डेफिनेशन, परिभाषाओं का सारांश। लेट अस सम अप द डिस्कशन सो फार। वी स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी is a form of government in which the rulers are elected by the people. हमने एक सिंपल डेफिनेशन के साथ इस चैप्टर की शुरुआत की थी। एक ऐसा गवर्नमेंट जिसमें लोग अपने रूलर्स को चुनते हैं, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। आइए अब तक हुई चर्चा को समेटे। हमने लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। We found that this definition was not adequate unless we explained some of the keywords used in it. हमने पाया कि यह डेफिनेशन पर्याप्त नहीं था, इसलिए हमने इसके कीवर्ड्स को डिटेल में समझा। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट ना हो जाए, ये परिभाषा
पर्याप्त नहीं है। Through a series of examples, we worked out four features of democracy as a form of government. Accordingly, democracy is a form of government in which अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की चार विशेषताओं को रेखांकित किया। इनके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। लोगों द्वारा चुने गए रूलर्स ही मेजर डिसीजन लेते हैं। लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। Elections offer a choice and fair opportunity to the people to change the current rulers. इलेक्शन लोगों को चॉइस और एक फेयर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि अगर वे चाहे तो करंट रूलर्स को बदल सकते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। This choice and opportunity is available to all the people on an equal basis. ये चॉइस और अपॉर्चुनिटी सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त हो, मतलब सभी को राइट टू वोट मिले और सबके वोट का वैल्यू सेम हो। ये विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो। The exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of the constitution and citizens' rights. इलेक्शन के बाद जो सरकार बनती है वो अपने नागरिकों के अधिकारों का ख्याल रखे और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और उसके बेसिक रूल्स के दायरे में रहते हुए काम करे। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 1 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।